आज की क्लास में हम लोग मिनरल फ्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ पेट्रोलियम। देखो बच्चे लोग, पेट्रोलियम में बहुत सारा चीज़ होता है। पेट्रोलियम में पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वैसलीन होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं। पेट्रोलियम मिक्सचर है, एक क्रूड है और वहाँ से प्रोसेसिंग करके अलग अलग चीज़ निकाला जाता है। जहाँ तक हमारा सवाल है इंटरनेशनल मार्केट का, तो समझते जाओ चीज़ों को। हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, हम रिफाइनरी ऑयल नहीं मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं। यही क्रूड ऑयल बाहर से, यानी कि रॉ मटेरियल है, ये हमारे भारत में आता है और हमारे भारत में रिफाइनरी सब है, वो प्रोसेसिंग करके पेट्रोल डीजल सब निकालता है जो ज़रूरत है। बात समझे? तो जो इंटरनेशनल का बात होता है वही 33 रुपया का जो बात होता है इंटरनेशनल मार्केट का, तो 33 रुपीज़ में इसका पेट्रोल का दाम होता है। एक्साइज ड्यूटी 33 लगता है और लगभग 33 या 35 के आसपास स्टेट अपना वैट लगाती है और ये जाके 100 रुपये के आंकड़ा के आसपास हो जाता है। समझ में आया ये चीज़? हाँ, रिफाइनरी लगता है बिल्कुल। तो रिफाइनरी में इतना भी नहीं लगता कि आप उतना ज़रा बढ़ा दो, उसके लिए चार्ज मिलता ही है जितना भी। और ये सब जितना तुम SCL देखते हो, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया है ना, या फिर तुम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देखते हो, ये सब रिफाइनरीज तो ही है। और ये सब PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार के अंदर आती है सब। ये सब डिविडेंड भी पे करती है भारत सरकार को, जानते हो। PSUs हमेशा डिविडेंड पे करता है, उसका जो शेयर है, जो बेनिफिट है वो जाके जो भारत सरकार को देगी उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। और उसको कोई नया चीज़ तो नहीं बोले हम यहाँ पे। तुम दोनों समझ में आ रहा है तुमको ना? तो अभी ये थोड़ा माइंड में बैकग्राउंड में लेते हुए चीज़ों को समझो, ठीक है? देखो, क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लिक्विड। सही बात है, हाइड्रोकार्बन्स। याद करो, हाइड्रोकार्बन्स बचपन में तुम पढ़े हो, CH4 वाला जो कम्बिनेशन है, CH4 हो सकता है। वही जानते हो तुम लोग, हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग अनेक फॉर्म हो सकते हैं, इथीन, इथेन, इथाइन, CnH2n+2। उसके बाद तुम 2 को हटा दो, एक बार 2 हटा दोगे, एक -2 कर दोगे। याद आया सभी चीज़? वहीं से तुम्हारा दैट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है। बचपन में पढ़ाई है ना, CH4 दैट इज़ अ मीथेन, C2H6 दैट इज़ अ ईथेन, उसका करते जाएगा ब्यूटेन, बढ़ते जाएगा तुम्हारा। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ योर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर। समझ में आया बात ना? तो वही बोला कि जो क्रूड पेट्रोलियम जो है, जो यानी कि रॉ मटेरियल वाला जो रॉ मिलता है आपका पेट्रोलियम, उसके अंदर इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, CH रहते हैं। चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, चाहे गैसियस फॉर्म में हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं उसका LPG का बात करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है जी, ठीक है। कलर डिफरेंट हो सकता है और ग्रेविटी डिफरेंट हो सकता है, उसका अपना अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है। तभी एक पेट्रोलियम से कोई पेट्रोल निकलता है, कोई डीजल निकलता है, कोई बाकी प्रोडक्ट्स निकलता है, बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 समझ में आया ना तुम लोग को? जो वर्ड पेट्रोलियम, ये शब्द कहाँ से आया है? लैटिन शब्द से आया है। लैटिन मैंने बताया है तुम लोग को इंपॉर्टेंस। पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, यानी कि जमीन, रॉक। और तुम्हारा क्या? ओलियम का मतलब ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल, रॉक से निकला हुआ, क्योंकि वो हम अंदर डिगिंग करके निकालते हैं उसको। तो बात समझे? लैटिन शब्द 2 शब्द है, दैट इज योर पेट्रा प्लस ओलियम, दैट इज योर रॉक प्लस ऑयल। रॉक से जो ऑयल निकला प्रोसेसिंग करके। दस पेट्रोलियम इज ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम रॉक। सिंपल बोल दिया गया वहाँ पे, समझ गए बात को ना? पर्टिकुलरली देखो क्या चलानी है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द अर्थ। सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चे लोग तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जो मदर रॉक्स होता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, जो पहला फॉर्म में होगा। उसका मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स भी होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जब रॉक के चैप्टर में पढ़ोगे तब समझोगे। मत तत्कालीन इतना समझ लो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या होता है कि इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही कुछ चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, विंड फैक्टर और अदर फैक्टर, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जानते हो, बचपन में पढ़े हो, 7-8 में ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़े हो ना? यस है, ये तीनों रॉक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है। तो बात समझे, एक्चुअल में सेडिमेंट्री रॉक्स में ये ऑयल पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको मिनरल ऑयल कहते हैं, क्योंकि इस ऑयल इस रॉक से एसोसिएटेड है। दैट इज वाई वी ऑफन refer crude petroleum is your mineral oil. Yeah, petroleum oil is your mineral oil. Crude petroleum occurs in sedimentary rocks of the tertiary period. आ देखो टर्सरी पीरियड कैच लाइन है। टर्सरी पीरियड का मतलब क्या हुआ? बहुत बाद का पीरियड,
4 करोड़ वाला पीरियड याद आया तुमको, जो कि आसाम से रिलेटेड है, तो दिग्बॉय तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। और इसका जो क्वालिटी होगा रिसोर्सेज का बहुत लो होगा कोल के मामला में, समझो। तो मैं उस तरफ लिंक करके समझो चीज़ों को। टर्सरी पीरियड में यानी कि 4 करोड़ 40 मिलियन बैक का बात था। Oil exploration and production was systematically taken up after the Oil and Natural Gas Commission was set up in 1956। देखो कितना बढ़िया बात है कि ऑयल एक्सप्लोर करना है जो अंडरग्राउंड पड़ा हुआ है और वहाँ से प्रोडक्शन करना है। ये चीज़ हम सिस्टमेटिक तरीके से कब लाए? 1956 में लाए। कैसे लाए? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, जो जानते हो तुम लोग, ONGC का गठन करने के बाद। और ये देखो तुम लोग थोड़ा सा लिंक करेगा तो तुम लोग का दिमाग और व्यापक हो जाएगा। सेकेंड 5th ईयर प्लान इंडस्ट्री पे करना, हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लाया गया था बिल्कुल 56 में जो लाया गया था, और उसमें कैसे वो सेकेंड 5th ईयर प्लान उससे मैच किया गया है, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है। बात समझे कि ONGC का गठन होना 1956 में। तो तुम देखो ये कोई पूछे नहीं पूछे अलग बात है, मैं लिंक करते चलो इस चीज़ को। सेकेंड 5th ईयर प्लान से लिंक है ये, क्योंकि हम सेकेंड 5th ईयर प्लान में हम इंडस्ट्रीज़ को दिए थे। मैं बहुत आराम से चलूँगा सबसे लिंक करते हुए, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम लोग को। अब मैं देखूंगा कि कैसे पॉलिटिक का शिकार हुआ था बेगूसराय का बरौनी रिव्यू, ये बोलूँगा आज बहुत अच्छा समझ में आएगा तुमको बरौनी के बारे में। आज यदि आज रमानंद जी रहते इस क्लास में तो रमानंद जी को भी सीखने को मिलता, और रमानंद जी भी हम लोग को कुछ इनपुट दे सकते थे, क्योंकि 2018 में बरौनी रिफाइनरी टेम्परेरी टाइम के लिए बंद करने का बात कहा गया था भारत सरकार के द्वारा, बिकॉज पोल्यूशन इन गंगा। तो वो आते तो वो साक्षी है क्योंकि बहुत दिन से काम कर रहे हैं वो, तो आज ज़्यादा इनपुट मिल पाता उनसे। तो ठीक है, इट्स ओके। देखो आज शाम को हो जाएगा बात। तो टिल देन द दिग्बॉय इन आसाम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, बट द सिनेरियो हैज चेंज आफ्टर 1956। तब तक केवल दिग्बॉय ही था जहाँ पे ऑयल को हम प्रोड्यूस कर सकते थे पूरा इंडिया में। 1956 के बाद एक झड़ी लग गया, एक लड़ी लग गया कि अब बाकी स्टेट में भी ऑयल प्रोड्यूसिंग हो रहा है। यदि नहीं भी हो रहा है तो एक जगह से ऑयल लेके दूसरी जगह इंडस्ट्री बनाया जा रहा है, क्योंकि जानते हो ऐसा पॉलिसी आया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पे ऑयल का माइंस हो वहीं इंडस्ट्री बनाया, जरूरी नहीं है। हमने कहा कि ये भी बहुत बड़ा लकूना हुआ था, इसकी वजह से भी निगेटिव हुए थे बहुत पहले, कभी किसी क्लास में बताया गया था ये पॉइंट तुम लोग को। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ कि 1956 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया। केवल दिग्बॉय यानी कि आसाम का वही जगह नहीं रहा जो खाली ऑयल प्रोड्यूस करता था, बाकी जगह पे भी ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। वही बाकी जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। इन रिसेंट ईयर अभी देखोगे तो न्यू ऑयल डिपोजिट्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री। अभी देखो अभी ये सब रिसर्च का विषय है। हमारा डिपोजिट तो बहुत पड़ा हुआ है, सेडिमेंट्री डिपोजिट तो बहुत सारा है। जितना हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगा उतना ही हम एक्सप्लोरेशन भी बढ़ेगा हमारा, और जितना हमारा प्राइवेट प्लेयर सब आएगा उतना ही एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा। बात समझ रहे? जैसे ऑक्शन होता है तो फेयर ऑक्शन होता है तो क्या होता है, हमारा एक्सप्लोरेशन का जो तौर तरीका है उसमें एफिशिएंसी और बढ़ भी जाता है। हम सिमिलर लाइन ऑयल का एक्सप्लोरेशन का जो तौर तरीका वो भी बढ़ते चला जाएगा विद द एडवेंट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल एज एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सही बात है कि नहीं? तो इस क्रम को देखते हुए हमको एक्सट्रीम वेस्टर्न कंट्री हो, एक्सट्रीम वेस्टर्न की बात करते हो तो देखो क्यों नहीं मिलेगा यार, खंबत में क्यों नहीं मिलेगा, कच्छ में क्यों नहीं मिलेगा? अरे जो कोस्टल एरियाज़ है वो तो रिसोर्स रिच है जगह के लिए, और मिलेगा ही मिलेगा। आज हम मिडिल ईस्ट का बात करते हैं तो पूरी तरीके से घिरा हुआ पेनिनसुला है वो कोस्टल एरिया में मिलना बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिट्स। वेस्टर्न और तुम्हारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट में रहेगा क्योंकि सेडिमेंट्री बेसिन है हमारा ईस्टर्न पार्ट हमारा कंट्री का, ठीक है। तो बात समझते जाओ। ईस्टर्न पार्ट मतलब नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, ये वाला छोटा नागपुर प्लेटू वाला, ये सब बंगाल वाला रीजन। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? यानी कि बंगाल वाला रीजन, झारखंड वाला रीजन कंपेयर किया गया गुजरात वाला रीजन। ये दो जगह है, दोनों ये जो एरियाज है यहाँ पे अच्छे खासे रिसेंट टाइम में भी डिपॉजिट पाया गया है ऑयल से रिलेटेड। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब थोड़ा देखते हैं कि ऑनशोर, ऑनशोर का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? कोस्टल एरियाज। ऑफशोर मतलब क्या होता है कि कोस्टल एरिया से बाहर, जैसे कि एग्जाम्पल मुंबई है, बेसिन का हिस्ट्री जानते हो मराठा से, बिल्कुल वो सब तुम्हारा क्या हुआ कि ऑफशोर हुआ। ऑनशोर मतलब क्या है? तो तट पे हो, कोस्टल एरियाज पे हो। देखते हैं ऐसा क्या क्या है। ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया कहाँ देखो
और ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिल्कुल है, तभी तो दिग्बॉय का बात होता है, तभी तो तीनकुशिया का बात होता है, तभी तो गुवाहाटी का बात होता है, पूरा ब्रह्मपुत्र से वो है। तो ब्रह्मपुत्र ये सेडिमेंट्री रॉक्स होगा, क्योंकि रॉक्स को लेके आ रहा है, वो अलग अलग डिपॉजिट कर रहा है। बोले ना नेचुरल का बाई डिफरेंट एक्सटर्नल एजेंट्स जो डिपॉजिट हो जाता है। तो रिवर्स बेस्ट क्या हो सकता है बताओ ना तुमको। रिवर्स की वजह से तो हम यूट्रोफिकेशन का भी कंपेयर किए हैं तुम लोग को, ये कैसे होता है। लिंक करते जाओ माय डियर स्टूडेंट, लिंक करते जाओ सब चीज़ों को। तो ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, वहाँ पे भी डिपॉजिट है, तो वहाँ पे हम ऑन शोर कर रहे हैं, यानी कि ज़मीन का इधर ही है, ठीक है, मतलब अंदर ही है ना, लैंड में ही है ना। ये बर्मन एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का बर्मन एरिया भी जाके देख सकते हो तुम लोग, वहाँ पे भी किया आता है। गुजरात कोस्ट में, वेस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे भी है। कावेरी ऑन शोर बेसिन इन तमिलनाडु, जो कावेरी जानते हो कर्नाटका तमिलनाडु सब इन्वॉल्व है, तो तमिलनाडु वाला एरिया में भी किया आता है ऑन शोर बेसिन में। आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल रिजर्व दोनों ही हैं। तो हमको कोई बोलेगा कि सर ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन भारत में कहाँ होता है, तो हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट एक ब्रह्मपुत्र वैली। हमको यदि याद नहीं तो फिर भी हम गुवाहाटी से हम लिंक कर सकते हैं, दिग्बॉय से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम भूल भी जाए तो हम कैसे लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, ये समझो। रटू रटाई चीज़ तो भूल ही जाओगे कल आज ना कल। ऐसा याद करो कि तुमको जो थोड़ा सा याद रहे। एक हम ब्रह्मपुत्र बेसिन समझ सकते हैं, एक कच्छ रीजन समझ सकते हैं, ये दो रीजन समझ ही सकते हो। और जहाँ बाबू डेल्टा बनता है, जहाँ रिवर बहते हैं, तो वहाँ बनना एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर हो ही जाता है। तो कावेरी बेसिन समझ लो, चलो ठीक है, तमिलनाडु भूल गया, कावेरी बेसिन बोल दो कम से कम, समझे, इस चीज़ को बोल दो। गुजरात कोस्ट तो होगा ही होगा, राजस्थान चलो भूल गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो बोल ही सकता है, आंध्र प्रदेश पूरा सटा हुआ है कोस्टल एरिया से। इन दिस वे यू कैन इंटरलिंक। राजस्थान बर्मा रीजन थोड़ा है। अब राजस्थान जानते हो कि रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच है राजस्थान। तो और बात करते हैं आसाम ऑयल फील्ड के बारे में बात करते हैं, जो हर समय रहता है, क्योंकि ONGC सबसे पहले यही बना था, है ना, 1956 में, इसी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत का आसाम ही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए तुम लोग को। दूसरी बात है कि मेन ऑयल बेरिंग स्ट्रेटा जो तुम्हारा उसका स्प्रेड है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, 320 किलोमीटर अपर आसाम अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र, यानी कि 320 किलोमीटर के बेसिन में फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र के बेसिन पे, अपर आसाम में, समझे। ये हुआ अपर आसाम का बात आया तो बोडो उसको कर दो, ट्राइबल ग्रुप को उससे लिंक कर दो, आसाम एकॉर्ड को लिंक कर दो, उससे राजीव गांधी को लिंक कर दो, 1854 का, 55 का, 1985। हाँ, ऑयल फील्ड ऑफ आसाम आर रिलेटिवली इनएसेसेबल एंड आर डिस्टेंटली लोकेटेड फ्रॉम द मेन कंज्यूमिंग एरिया। देखो बहुत बड़ा बात है, क्या बोला कि जो ऑयल फील्ड है आसाम का, वो एसेस करना बड़ा मुश्किल है, और वो कंज्यूमिंग एरिया से दूर रहता है। कंज्यूमिंग एरिया मतलब क्या, मार्केट एरिया से दूर रहता है, तभी पाइपलाइन वाला व्यवस्था होता है। और हम जानते हैं कि जो कोमल कौन सा प्रोटेक्टेड एरियाज को दिक्कत हो रहा था, हाँ, डिब्रूगढ़ सेकावा वाला जो था नेशनल पार्क था ना कुछ, तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। देखो हो क्या रहा है कि जहाँ वहाँ पे ऑयल फील्ड प्रोड्यूसिंग जो एरिया है, वो एरिया मार्केट एरिया से काफ़ी दूर है। जब मार्केट एरिया से दूर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मार्केट होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। आज हमारे कंट्री में, आज हमारे बेगूसराय मान लो कोई चीज़ मिलता है और उसके लिए मार्केटें नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा ना, और प्रॉब्लम होगा। तो जो ऑयल फील्ड आसाम का वो रिलेटिवली इनएसेसेबल है, उसको आप वो एसेस नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कंज्यूमिंग एरिया से वो दूर है, यानी कि मार्केट एरिया से काफ़ी दूर है। ऑयल फ्रॉम आसाम इज देयरफॉर रिफाइंड मोस्टली इन द रिफाइनरीज एट दिग्बॉय, गुवाहाटी, बोंगईगांव एंड बरौनी। इसलिए बोला, देखो कितना बढ़िया बात बोला कि चूँकि आसाम का ऑयल फील्ड इनएसेसेबल है, यानी कि वहाँ पे जाके नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग तो होगा ही ना जी। आपका ऑयल रिफाइनरी इसलिए बना है कि रिफाइन करेगा, रिफाइनरी का मतलब ये रिफाइन करना, वो क्रूड से बनाना। तो ये इसका जो पाया जाता है ऑयल, जो आसाम में पाया जाता है, इसका जो रिफाइनिंग वाला जो चीज़ होता है वो कहाँ कहाँ होता है, दिग्बॉय आसाम का दूसरा जगह है ना, गुवाहाटी आसाम का दूसरा जगह, अब बोंगईगांव दूसरा जगह है, अब बरौनी जानते हो बिहार है तुम्हारा। तो आसाम का ही हम लोग ऑयल यहाँ पे करते हैं, रिफाइन करते हैं, समझो, विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। फिर पाइपलाइन से पूरी तरीके से क्रॉस होके जाता है तुम्हारा इलाहाबाद, ये सब ऊपर जाता है, बिछा हुआ है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है?
तो ये हमने समझा असम का। अब हम समझेंगे गुजरात का और फिर राजस्थान का। देखो एक एक चीज़ समझाएंगे अच्छे से। यदि मैं गुजरात का बात करूं तो जो ONGC जो बना था 1957 में 6 में, इसको क्या पता चला कि यस 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में गल्फ ऑफ खंबत में पाया गया वहाँ पे। देखो मैंने गल्फ ऑफ खंबत और ये बता ही दिया था उस समय, क्योंकि है यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी है, पाने का मतलब चांसेस रहता है आपके कोस्टल एरियाज में, बे एरियाज में। तो यहाँ पे ONGC ने एक्सप्लोर किया है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का। एग्जाम्पल देखो कौन से एरिया है जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स है गल्फ ऑफ खंबत के आसपास। तो कच्छ है, बड़ोदरा है, भरूच है, सूरत है, अहमदाबाद है, खेड़ा है और महसाना है। खेड़ा जानते ही हो, गांधी जी के सत्याग्रह से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये सभी एरियाज़ में गुजरात में ऑयल प्रोड्यूस होते हैं। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस ऑयल फील्ड है, तुम लोग याद भी कर सकते हो। इसको नेहरू जी अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि ये फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। यानी कि फाउंटेन समझते हो ना, जो पार्क में ऐसे लगा रहता है, वाटर निकलता है, यानी कि ये उस तरह प्रॉस्पेरिटी का एक समान है। इतना ज़्यादा मतलब इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बाकी सेक्टर में इसका रिलेशन, इतना प्रॉस्पेरिटी वो दे सकता है हमको, समझे। लिंक करो ना, हमसे ज़्यादा लिंक करते होंगे ना जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो भारत के अखंड, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, तो हमसे तो ज़्यादा विद्वान होंगे। हम तो कुछ नहीं है बाबू, धुला है वो लोग के सामने में। एक्चुअली बोलना ही गलत बात है कि इस तरह का कंपेयर करना गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ कि उनका लॉजिक में बोल रहा हूँ कि फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कितना बढ़िया वर्ड यूज़ किया उन्होंने, और अंकलेश्वर ऑयल फील्ड को ऐसा बोला है। कल होगा तो नेहरू जी के ऊपर ही भाषण दूंगा, मज़ा आया। हमको नेहरू जी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका पेंसिल भी बहुत पसंद है हमको। ये अलग बात है कि पीछे से भोग दिया हमको चाइनीज़ ने, बट दैट डजंट मीन कि उनका विजन में कोई कमी था। वो तो बहुत शांति के प्रतीक थे, यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर वही बने हैं पहला। गांधी जी चाहते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर बने वो एकदम शांति हो, शांत वाले स्वभाव के हो। ये कंट्री का डाइवर्सिटी इतना है, तो शांति वाला आदमी नहीं चला सकता इस कंट्री को यार, रेडिकल आदमी चलाया क्या। और कल तुम लोग को क्वेश्चन में भी बता दिया गया था, याद करो, कल जो तुम लोग को दिए थे उसमें बोले थे ना, क्या हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल खत्म हो गया था क्या? ऐसा नहीं है, जब तक नेहरू जी रहे थे तब तक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को आगे वो बढ़ाए थे, ले गए थे। यस, तो हम वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। राजस्थान ऑयल फील्ड, आप समझो, वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड ऑयल डिस्कवरी वॉज मेड इन बार्मा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनलैंड, अंदर लैंड के अंदर ही, इंटीरियर लैंड में ही पाया गया। ना ये कोस्टल एरियाज है अनलाइक, ना ये ब्रह्मपुत्र बेसिन्स है अनलाइक आसाम, ये इनलैंड अंदर ही पाया गया, ठीक है। और जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो देखो सरस्वती और राजेश्वरी ऑयल रिजर्व्स वहाँ पे ही पाया गया। तो बार्मा डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर योर ऑयल फील्ड्स इन राजस्थान। हाँ सॉरी, नहीं ऑफशोर तो बोलेंगे तो समुद्र में होगा ऑफशोर। ये तुम्हारा इनलैंड हो गया, मेन इनलैंड हो गया, इंटीरियर लैंड हो गया, अंदर जो लैंड लॉक्ड है। समझे बात को, कोई दिक्कत है? इसको भी हम ऑनशोर के उस श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि ये लैंड में ही पाया जा रहा है ना, इसलिए श्रेणी में रख सकते हैं। एग्जैक्ट होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है। इंटीरियर लैंड, इसे बोल तो दिया है तुम्हारा कि ये इनलैंड ऑयल डिस्कवरीज है, तो समझ जाओ ना, इंटीरियर लैंड में है। तुमको समझ में आ रहा है ना आकाश? तो अब बात करेंगे हम वेस्टर्न कोस्ट में। तो वेस्टर्न कोस्ट समझ ही जाओ तुम लोग, जो अभी तुम लोग को बोला गया है कि गुजरात का नीचे वाला एरिया, महाराष्ट्र का देखो ये वाला, मुंबई बेसिन, ये सब हो जाएगा। मैं ये ऑफशोर प्रोडक्शन होगा, ऑफशोर इधर वाला, यानी कि पानी में हमारा जो है ना, हमारा 12 नॉटिकल माइल प्लस 8 यानी कि 20 नॉटिकल माइल्स तक, हाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है हमारा। 20 बोले हैं, वो तो 200 तक है, और भी ज़्यादा, वो तो 200 तक हुआ, हाँ 200 तक है हमारा। तो वेस्टर्न कोस्ट देखो, कमर्शियल स्केल ऑफ तुम्हारा ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन हुआ है, सक्सेसफुल रहा है हमारा बॉम्बे हाई में। ऑफशोर एरिया है, बसिन हुआ, एलिफेंट हुआ, ये हमारा सब उधर का है। इधर बहुत छोटे छोटे है ना जी। ईस्टर्न कोस्ट इस तरफ देख लो तो बेसिन, अब नीचे का इस तरफ को देख लो, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स वाला, कि बेसिन एंड डेल्टा रीजन्स, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, तो डेल्टा बनाता ही है दुनिया भर का डेल्टा। हम जानते हैं, हमने बहुत सारा, और चिलिका लेक से लेके हमने क्या क्या नहीं किया है ना, हमने बहुत सारा किया है। हमने ब्रिटिश के टाइम में भी देखा था आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम, याद करो। यस बिल्कुल, वही सब तो टेस्ट होगा तुम लोग का। देखो
बेसिन और डेल्टा रीजन तुम्हारा गोदावरी का हो, कृष्णा का हो या कावेरी का हो, ये ग्रेट पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के लिए। तो होप सो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये ऑफशोर प्रोडक्शन इंडिया का। तो अब बात करते हैं हम लोग, यानी कि हमने टॉपिक ख़त्म किया है बहुत सारा चीज़। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, कैसे होता है पेट्रोल रिफाइनिंग, क्या है इसके अंदर, क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कौन से जगह बहुत फेमस है इसके लिए। तो हमारा बरौनी रिफाइनरी भी आएगा इसमें, समझते जाओ चीज़ों को कि ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। वेल्स ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑयल इज क्रूड ऑयल। जो ऑयल हम निकालते हैं क्रूड ऑयल है, ये रॉ है वो। अब वो तो काम आएगा नहीं, पेट्रोल होया नहीं, वो तो डीजल है ना, वहाँ से निकालना पड़ेगा। वो तो वही बोले वो तो रॉ है। जैसे आयरन और भी तो रॉ है, वहाँ से हमको आयरन निकालना होगा स्मेल्टिंग करके, जानते हो तुम लोग, है ना। तो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल इज क्रूड ऑयल एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज। अनडाउटली बहुत सारे इम्प्योरिटीज है, उसको निकालना होगा हमें। तो ये तो हम डायरेक्टली यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए रिफाइन करना होगा। और दो टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज हमारे भारत में प्रेजेंट है, 2 टाइप्स, एक है फील्ड बेस्ड, एक है मार्केट बेस्ड। फील्ड बेस्ड मतलब क्या कि जहाँ मिला उसी बॉल में इंडस्ट्री है और वहाँ रिफाइनरी हो रहा है। और एक है कि जहाँ मार्केट है वहाँ रिफाइनरी है, क्योंकि वहाँ आराम से मार्केट में चला जाएगा। तो 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखो दिग्बॉय एक एग्जाम्पल है जो कि तुम्हारा फील्ड बेस्ड है, और बरौनी एक एग्जाम्पल है मार्केट बेस्ड है, क्योंकि यहाँ से मार्केट आराम से तुम्हारा हम कवर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ये सब बड़ा बड़ा जो मार्केट है अगल बगल का। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, वो तो एक तो ऐसे ही बहुत खतरनाक एरिया है वो सब, है ना। उसका कनेक्टिविटी उस लेवल का नहीं हो सकता है। बरौनी से जो कनेक्टिविटी होगा गंजेटिक प्लेन का, गजब कनेक्टिविटी होगा। तो समझ में आया ना कोमल कि दिग्बॉय जो है आसाम का है, वो क्या है एक्चुअली फील्ड बेस्ड है, कि वहाँ बगल में हमको फील्ड मिल गया वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से हम कनेक्ट कर दिए गुवाहाटी अगल बगल। मगर जो बरौनी है वो मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है, हमारे बिहार में रिजर्व नहीं है, हम वहाँ से लाए हैं, ठीक है, वहाँ से लाए हैं। देखो अच्छा सेम आगे ना, चलो आगे बढ़ो। हाँ, मिनरल फ्यूल्स पेट्रोलियम। अब देखो इंडियाज़ फर्स्ट, देखो बच्चे लोग, इंडिया का पहला जो रिफाइनरी सेटअप हुआ था वो अभी का इतिहास, ONGC भले ही 1956 में बना, मगर रिफाइनरी जो है वो 1901 का हिस्ट्री है। दिग्बॉय में बना था आसाम में, जो बन गया सो बन गया, कोई बात है। 1901 क्या हुआ बाबू, पार्टीशन, बिल्कुल वही होंगे, लॉर्ड कर्जनी होंगे, कर्जनी थे बिल्कुल। ऑयल फ्रॉम ऑयल इज ट्रांसफर टू नियरेस्ट रिफाइनरीज थ्रू पाइपलाइन। सही बात है ना, जो ऑयल है ऑयल से कैसे जाएगा वो तुम्हारा नियरेस्ट पाइपलाइन से जाएगा अगल बगल की रिफाइनरी जहाँ प्रोसेसिंग होना है। हमको कहाँ से आता है, हमारा भी तो रिफाइनरी, हमारा भी पाइपलाइन से ही आता है ना वो क्रूड ऑयल सब, और फिर रिफाइन करके हम बेचते हैं। अभी बताऊँगा थोड़ी देर बाद। देखो इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ये 1901 में दिग्बॉय में बना था आसाम में। और ऑयल फ्रॉम ऑयल्स यानी कि तुम्हारा कुआं से जो आता है तेल, वो ट्रांसपोर्ट होता है नियरेस्ट रिफाइनरीज में, गुवाहाटी का रिफाइनरीज होगा या अगल बगल का जो भी है, ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा। यानी कि रॉ भेज रहे हैं हम लोग, क्रूड रॉ भेज रहे हैं, पाइपलाइन के द्वारा भेजा जा सकता है। आपके फिनिश प्रोडक्ट भी भेजा जा सकते हैं, आपके इनपुट भी भेजे जा सकते हैं, बहुत सारे एक्सेप्टेबल। यहाँ तो बोला जा रहा है ऑयल फ्रॉम ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिफाइनरीज थ्रू पाइपलाइंस। रिफाइनरीज भेजा क्यों जा रहा है, रिफाइन करने के लिए, बात समझो ना। तो यानी कि क्रूड ऑयल भेजा जा रहा है उसको, हाँ लगता है पाइपलाइन से भी आता है, मगर पाइपलाइन का एक सीमा होता है ना, है ना। पाइपलाइन हर जगह तो नहीं बिछा सकते हो तुम, क्योंकि उससे भी तुम्हारा एक्सट्रैक्शन होता है। देखो अभी यही दिया जाएगा, देखो यही टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइन। ये तो रहेगा ही रहेगा। आइडियल है बच्चे लोग लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में पाइपलाइन, क्योंकि बिना लीक के जा सकता है। मगर ठीक इसका डिसएडवांटेज यही है, लीक हो जाए तो गया, कितना पॉइजनस गैस सब निकल जाएगा। हमने देखा है बस्ट, हमने देखा है वो दिब्रू सेखावा में देखा है, दिब्रू सेखावा में देखा है कि जो बस्ट हुआ था कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो बस 100 मीटर के रेडियस में ही तुम्हारा वहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज था। पाइपलाइंस कैन बी ले डाउन थ्रू अंडर वाटर। आप नीचे यानी कि सबमरीन टाइप का भी उसको लेके चल सकते हैं, नीचे 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 वाटर बॉडी में भी ले जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कैसे हम
याद करो चेन्नई से कैसे अंडमान निकोबार में हम कनेक्टिविटी फैलाए थे अंडर थ्रू वाटर सी बॉडीज। तो वही कहा कि पाइपलाइन तो देखिए बढ़िया से आप अंडर वाटर भी ले जा सकते हैं। वहाँ ध्यान रहे अंडर वाटर यदि स्पिलेज हो जाएगा तब तो इकोसिस्टम ही खराब कर देगा वो। इट नीड्स लिटिल मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस नहीं चाहिए, एक बार बना दिए चल रहा। पाइपलाइन सेफ है, एक्सीडेंट फ्री है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। पाइपलाइन तब सही है जब उसको कुछ नहीं हुआ, यदि कुछ भी हो गया तो उतना ही घातक है ये। तो डिसएडवांटेज भी देखो इसी से मिलता जुलता चीज़ है, ठीक है। अब कुछ हो जाए, जैसे तापी पाइपलाइन के बारे में बोलना चाहूँगा। तापी मतलब ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी ये अभी से मुटेड है, मैं पुराना न्यूज़ को कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे। ये 7-8 साल पहले का ही प्रोग्राम है, उससे ही पहले का प्रोग्राम है, अभी तक नहीं हुआ क्योंकि बोला है कि पाकिस्तान से पास होगा, तालिबान का कंट्रोल है वहाँ पे, कहीं कुछ कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए तापी पाइपलाइन ऑन थ्योरी है, अभी तक बना नहीं है। क्योंकि जानते हो कि सेंट्रल एशिया इज़ नोन फॉर देयर मिनरल्स, देयर रिजर्व्स, ऑयल, वहाँ से लाएंगे उसको भी बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, उनको समझ में आ रहा ना। तो पाइपलाइन का डिसएडवांटेज देखो, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, इट कैन बी यूज्ड ओनली अ फ्यू प्लेसेस। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, जिस जगह पे इस तरह का आपको लैंड फॉर्म्स मिलेंगे या फिर आपको वाटर बॉडी मिलेगा वहीं होगा। आप कोई बोले कि सिक्किम में या नॉर्थ ईस्ट में हम घुसा दें हिली एरियाज़ में, तो संभव है ये? नहीं संभव है। एक तो रोड नहीं बन पाता है जल्दी वहाँ पे, पाइपलाइन क्या जाएगा वहाँ पे। यानी कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है कि कहीं से भी कोई लैंड फॉर्म पकड़ के नहीं जा सकता है। इट्स कैपेसिटी कैनट बी इंक्रीज वंस इट इज ले। एक बार आप बोल दिए कि इतना टन ही जाएगा, इतना ही आपका जाएगा, उतना ही जाएगा, फिक्स हो गया। अब फिर आप उसको बनाइए तो छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू मेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ पाइपलाइन। बहुत मुश्किल है कि हर एक जगह पे छेद पे थोड़ी एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया जाएगा। कहीं कुछ लीक हुआ, लीकेज को डिटेक्ट करना, रिपेयर करना कोई छोटा बात तो है नहीं, बहुत बड़ा। एक जगह लीकेज हुआ, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी होता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, देखता है, उसमें आदमी को बेचैन हो जाता है। ये तो पाइपलाइन का बात है। तो फिर है ना, हाँ सही बात है ना। आप बताओ यहाँ नेचर में इस तरह खुला रख रहा है तो कितना बाप रे हो रहा होगा, सोचो। तो देखो बच्चे लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि एक यूपीएससी का क्वेश्चन तुम लोग को भेज दिया गया 2017 का, और उसी पे हम लोग विश्लेषण करेंगे। अब इसके बाद यही विश्लेषण शुरू है। तो पढ़ाए क्या, पूछा क्या। तो 2000 देखो लिखा गया है ना, यूपीएससी क्वेश्चन 2017 जीएस पेपर 1 क्वेश्चन। तो मैं पढ़ता हूँ और समझना तुम लोग। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियरर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, पर्टिकुलरली इन मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। देखो उठा के डेवलपिंग कंट्रीज पूछ लिया। एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशंस। क्या बोला कि जो पेट्रोलिंग रिफाइनरीज होगा, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे क्रूड ऑयल पाया जाएगा एरिया में वहीं रहे, यानी कि मार्केट बेस्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। और स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्री में होता है, क्यों ना हो, डेवलपिंग कंट्री बहुत बड़ा मार्केट है ऑयल का, इच्छा और आकांक्षा का बहुत बड़ा मार्केट है। वो मिडिल क्लास तेज़ी से राइज हो रहे हैं, उसको एसी चाहिए, बताते थे हर समय न्यूज़ में। तो इसका इम्प्लीकेशन बताओ कि मार्केट एरिया दूर है और ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया दूर है, तो पाइपलाइन का भी तुम बहुत बढ़िया से दे सकता है। और तुमको यहाँ पे केवल इंडिया का नहीं, डेवलपिंग कंट्री से कनेक्ट करना है। तो तुमको इंडिया का नॉलेज है तो कहीं ना कहीं मोर और लेस डेवलपिंग कंट्री का भी वही हाल होगा। और उस समय करंट अफेयर्स में सूडान का इशू था, तुमको पता नहीं होगा ये चीज़। जो सबसे लेटेस्ट जो कंट्री बना है वर्ल्ड में वो साउथ सूडान ही है। अब कान में सुनते जाओ मेरा बात, साउथ सूडान सबसे लेटेस्ट बना हुआ कंट्री है, यही 2014-15 में बना है। अभी हाल फिलहाल का चीज़ है वो, अभी आ जाएगा एग्जैक्ट डेट, उसी का पीरियड का टाइम का। देखो साउथ सूडान जो उस समय के अर्स्ट-वर्ल्ड सूडान थे, उस समय के जो कंटेम्परेरी सूडान थे, उससे अलग होने का रीज़न भी यही रिफाइनरी वाला फैक्ट्री था। हो क्या रहा था कि जो मिनरल्स है वो साउथ सूडान में है, और जो बहुत बड़ा रिफाइनरी है वो जो तुम्हारा मार्केट है या रिफाइनरी है वो नॉर्थ सूडान का ऊपर वाला जगह पे है। और क्योंकि देखो थोड़ा देखो मैप देखो सूडान का, ऐसे कर दो ठीक से उसको, देख लो सूडान दिख गया तुम लोग को सूडान। और देखो अब सूडान में रेड सी को टच करता है ना। आजा आजा देखो यहाँ पे आ जाओ सभी स्टूडेंट्स, देखो तुम लोग, देखो कोमल देखो थोड़ा सा इधर आ जाओ तुम, आकाश थोड़ा, हाँ देख लिया साउथ सूडान,
देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ज़्यादा लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ लगभग यहाँ पाया जाता था। अभी एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे, यहाँ साउथ सूडान का इस एरिया का, और यहाँ से पाइपलाइन बिछा के यहाँ पे प्रोसेसिंग होता था और यहाँ से बिकता था। तो खफा हो गया लोग कि भाई हमारा तुम यूज़ करता है और हमको ही नहीं मिलता है। दोनों जगह में फूट आ गया, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान बन गया। तो एक आपका कोमल, एक तुम्हारा ऑयल जो है, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ ऑयल वाला इशू कि 2 कंट्री बन गया। बैठो, तो इम्प्लीकेशन बिल्कुल दे सकते हो, ये चीज़ ये दिया भी गया है यहाँ पे। तो देखो 15 मार्क्स 250 वर्ड यूपीएससी का फॉर्मेट। तो देखो, तो अब ये तो तुमको किताब में नहीं मिलेगा ये सब आंसर, ये तो अपना बुद्धि लगाना होगा तुम लोग को। बिल्कुल सब थोड़ी मिलेगा आपको, ऑन द स्पॉट लगाना होगा। इसलिए यूपीएससी में कोई नहीं मिलता है आंसर, खुद का बुद्धि चलना होता है बाबू। जिसका बुद्धि नहीं चला कभी नहीं बनेगा। देखो, तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ रिफाइनरीज अवे फ्रॉम, तो पहले समझते हैं, दोनों ही देखते हैं कि यदि ऑयल फील्ड से कम, यदि हमारा ऑयल से, यानी कि ऑयल तुम्हारा जो कुआं है, तेल का जो कुआं है, उससे दूर रहे तो क्या फ़ायदा होगा, और उसके पास रहे तो क्या फ़ायदा होगा, ये समझते हैं। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, यदि दूर रहेगा तो बरौनी रिफाइनरी में भी जनरेशन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वहाँ का पब्लिक नीड्स कैटर कर रहा है, ये फ़ायदा है। लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से एक्सचेंज भी आ जाएंगे क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट दे रहा है। चलो यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो सकता है। ऑप्टिमल रिटर्न टू कैपिटल, यानी कि हमने जितना लगाया उसको हमको पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी मरा नहीं है, मार्केट इज मार्केट। आज इंडिया कुछ भी हो जाए तो इंडिया फिर भी शेयर मार्केट में पैसा लगता है ना, भले ही हमारा जीडीपी कम हो गया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है स्टॉक मार्केट का। तो भले ही आपका ऑयल कुछ भी हो जाए वहाँ पे, मैं ये मार्केट तो बन गया ना, ये मार्केट का डिमांड तो बढ़ते चला जाएगा। आज जस्ट बिकॉज ऑफ बरौनी की बेगूसराय इतना भव्य हो गया, बाहर से साइंटिस्ट आते हैं। आप जब कुछ दिन पहले बोला गया था कि सर एयरपोर्ट का मांग हो रहा है, तो समझो इस चीज़, क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई इस जगह पे, अब बहुत बड़ा मार्केट में तब्दील होगा। तो ये फ़ायदा है कि वहाँ का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है और उसका कैटर होता है दूसरे उसमें। तो आप तुम ऐसे भी लिंक कर सकते हो ना। तो निगेटिव इम्प्लीकेशन क्या होता है यदि दूर रहे तो? हो सकता है सिविल वार हो जाए, जो साउथ सूडान में हुआ, एथनिक स्ट्राइप्स हो जाने की, एथनिक वार, ये सब दोनों रीजन है। एथनिक मतलब क्या बोले कि हम बताएंगे तुमको, हम तुमको बताएंगे गुवाहाटी और बरौनी के साथ क्या हुआ, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। यानी क्लास हो गया, क्लास एथनिक ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप में क्लास हो गया, भाई हमारा है, हम यूज़ करेंगे इसको, बाकी क्या बिहारी को क्यों दे, बंगाली को क्यों दे, इस तरह का विचारधारा। अभी देखेंगे आसाम का बहुत बड़ा फाइट भी हुआ है। अभी थोड़ा सब रखो, ख़त्म हो जाएगा तो पूछना। इंटर स्टेट या कंट्री, यानी कि एक इंटर कंट्री या फिर इंटर स्टेट एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट हो गया, बहुत सारे डेवलपमेंट, भाई हमको चाहिए वो हमारा एम्प्लॉयमेंट को कैटर करे। अरे भाई उसके बहाने हम जीतेंगे। हमने देखा ही राइट होल माइनिंग का कि मेघालय गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं कंट्रोल किया उसको, क्योंकि वहाँ पे 60 आउट ऑफ 16 का विधानसभा का जो था सीट्स वहीं से रिलेटेड था, इसलिए माफिया स्टिल इन्वॉल्व है। अब पीआईबी में क्या दिया गया था तो पिछले क्लास में तुमको बता ही दिया गया है, क्लास में लिंक करते चलो। और इन्वायरमेंटल थ्रेट्स तो है ही है, दूर जाएगा, पाइपलाइन फूट गया कोमल, हो गया बाबू, हो गया, तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आया? अपने जगह सही है, अपनी जगह गलत भी है। तो दोनों का इम्प्लीकेशन देख लिया कि दूर रहा। क्वेश्चन हमको दूर का ही पूछा जा रहा है, तो पास का तुम लोग दिमाग लगा के बोल ही सकता है, आप पूछ लेंगे तुम लोग को अभी क्वेश्चन रिवर्स करके। तो समझते हैं कि अब यही चीज़ को थोड़ा और तोड़ा गया है। 250 वर्ड्स का है ना, इतना लिखने से थोड़ी होगा। तो देखो तोड़ा गया, देखो यहाँ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट को फ़ायदा कैसे होगा। नंबर 1, रिफाइनरी हमेशा ग्रोथ पोल का काम करता है। समझो ग्रोथ पोल क्या है, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टच करना चाहता हूँ। देखो बच्चे लोग, ग्रोथ पोल एक इकोनॉमिक टर्म है। उसका मतलब क्या होता है कि इसका दूर दूर तक इकोनॉमिक्स में इम्पैक्ट करना। ग्रोथ पोल, इसका तुम ग्रोथ पोल वर्ड लिख सकते हो, ये इकोनॉमिक वर्ड है। जैसे लिखते हैं ना डिप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, ये इकोनॉमिक टर्म होता है। तो उसी तरह ग्रोथ पोल एक इकोनॉमिक टर्म है। इसका मतलब होता है कि ये क्या करता है, ऑलराउंड प्रभावित करता है, अराउंड विच मैनी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के ऑयल चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, वो हमको मिल जाता है। यानी कि दूसरे इंडस्ट्री को भी प्रभावित करता है हमारा ये वाला रिफाइनरी। समझ गए? रिफाइनरी प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस जनरेट्स मैनी यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स। अब बताओ,
केवल रिफाइनरी में तो खाली ऑयल प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे यूजफुल केमिकल सब बन रहे हैं जो उसका बाय प्रोडक्ट आता है। तो देखो उसका फ़ायदा बहुत हुआ, जो केमिकल में यूज़ हो सकता है, फार्मास्यूटिकल में यूज़ हो सकता है, पेंट में यूज़ हो सकता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। यानी केवल हम ऑयल रिफाइनरी में खाली यही प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, हम बाकी भी चीज़ बना रहे हैं जिसका वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं बहुत सारे फील्ड में। फार्मास्यूटिकल में हो रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री में हो रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्री में हो रहा है। यानी कि हर इंडस्ट्री को, इसलिए हम इसको ग्रोथ पोल कहते हैं, यानी कि हर चीज़ को लिंक कर रहा है। वही सिस्टमेटिकली बैंक है, सिस्टमेटिकली रिस्क बैंक है, जैसे SBI की तरह। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना, अब इसलिए बात है, इतना ग्रोथ पोल है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हल्दिया का रिफाइनरी देखो, ये जो तुम्हारा था क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री। हल्दिया का जो रिफाइनरी बना, इससे कोलकाता में, हुगली में अलग अलग इंडस्ट्री बने हैं इससे रिलेटेड। तो ग्रोथ पोल का काम किया है हल्दिया का। तो एक एग्जाम्पल कोट कर दो, तुम्हारा आंसर और बेस्ट हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को इस बहाने कि आंसर होना चाहिए तो किस लेवल का आंसर होना चाहिए UPSC। हाँ दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, आंसर ये है, ये आइडियल आंसर है, समझे, आइडियल आंसर, इस तरह आइडियल आंसर लिखे जाते हैं। दूसरा देखो, हेल्प्स अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आया क्योंकि वो मार्केट बन गया ना। देखो, मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज विच आर नियर द पोर्ट्स कैन प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड एक्सपोर्ट बाय प्रोडक्ट्स टू अदर नेशन। बोला कि जो मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज है और बगल में ही उसका शिप हो, जैसे मान लो कलकत्ता, बेस्ट एग्जाम्पल, तो वहाँ पे रिफाइनरी भी हो और वहाँ पे पोर्ट भी हो, वो तो हर इंटरनेशनल मार्केट को कैटर कर देगा और वो आएगा, उसका तो और बहुत फ़ायदा है, तो बहुत फ़ायदा हो गया। तो वही बोल रहा है कि जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रिफाइनरीज हो, जो जहाँ पे पोर्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, तो कितना फ़ायदा है कि वो बाहर भी बेच सकता है अपना और वहाँ से कमा सकता है, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है वो। और नहीं भी कमाया तो बाहर से FDI भी तो आ ही सकता है, यदि सरकार उस तरह का अलाउ कर दे PSUs में कि इतना % हम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शेयर खरीद लो, तो खरीदने के लिए पहुँच जाएगा सब, समझ रहे हो ना, क्योंकि मार्केट। आगे बढ़ो, अवॉइड प्राइस वोलेटिलिटी एंड ऑप्टिमल रिटर्न टू कैपिटल, यानी कि जो प्राइस रिडक्शन वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी है ना, मार्केट कहीं रहता है तो सर्टेनिटी रहता है। कैसे एग्जांपल देखो, इस ज़्यादा समझ में आएगा कि ऑयल फील्ड तो हो सकता है समय के साथ ख़त्म भी हो जाए, दिग बॉय से निकाले ख़त्म हो गया। जैसे KGF का देखते कि नहीं, KFG का देखते कि नहीं, जो हमारा है ना, तो ख़त्म ही हो गया लगभग, बहुत ज़्यादा। तो ख़त्म तो हो सकता है, मार्केट नहीं ख़त्म हो सकता है आपका। एक बार मार्केट बन गया तो व्यापक रूप से वो पकड़ लेता है उस चीज़ को। तो वही बोला कि ऑयल फील्ड तो आपका एडजस्ट हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए इट इज़ अ प्रॉफिटेबल फॉर द रिफाइनर्स टू बी प्रेजेंट नियर द मार्केट। इसलिए जरूरी है कि रिफाइनर्स को मार्केट के पास बनाए, सो डैट ऑप्टिमल यूसेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड एंड लॉजिस्टिक कैन बी अचीव, ताकि जितना हम पैसा लगाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में वो हमको मिल जाए। कैसे? क्योंकि मार्केट है तो पैसा आना ही आना है। अब मान लो कि लेट से ऐसा हुआ कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज जहाँ से ऑयल निकल रहा और उसके बगल में ही मार्केट है, या उसके बगल में ही मार्केट नहीं, उसके बगल में रिफाइनरीज है, ये ख़त्म हो गया ऑयल फील्ड, और रिफाइनरी का क्या होगा? वो तो मार्केट से मैच ही नहीं है, और जितना तुम पैसा लगाया रिफाइनरी क्रिएट करने में वो तो बर्बाद हो गया उसका। अब कौन देगा उसको पैसा? वो तो पूरा NPS चला जाएगा उसका। बात समझते जाओ। इसलिए जब आदि मार्केट में रहेगा तो क्या होगा कि वो जल्दी नीड कैटर हो जाएगा उसका। हाँ, मार्केट में रहेगा तो कोई दूसरे तरीके से हो सकता है, वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि उसका पहले से मार्केट नीड है। समझ रहे हो ना बात को? जैसे मान लो कि बेगूसराय एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे कोई चीज़ खत्म हो गया, एक प्रोडक्ट, तो दूसरा प्रोडक्ट को उसको ले लेगा वो, क्योंकि डिमांड है उस जगह पे, तो मार्केट है बहुत बड़ा। देखो, एट टाइम्स द ऑयल रिचिंग डेवलपिंग कंट्रीज में बी पॉलिटिकली अनस्टेबल, अभी भी जानते हो, लैक अनस्किल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजी टू रिफाइन द ऑयल। हो सकता है ऐसा कि ऑयल रिचिंग डेवलपिंग कंट्रीज हो वो अनस्टेबल हो, पॉलिटिकली कुछ भी हो सकता है, सिविल वार कभी भी हो सकता है, क्योंकि सरकार उतना मजबूती नहीं है, या फिर जनता बहुत ज़्यादा सिविल वार की तरफ मूव कर रहा है। लैंड इसकी, यानी कि इस जगह पे ऐसा हो तो पूरा तबाही मच जाएगा ना। अब मार्केट एरिया में क्या है? सिक्योरिटी होता है, सेफ्टी होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, क्योंकि अलर्ट में रहता है वो एरिया। समझ रहे हो ना? देयरफॉर इन अ वर्ल्ड वेयर रिफाइनरीज आर लोकेटेड ओनली नियर द वेल्स, जहाँ, इसलिए पूरा दुनिया में हम देखते हैं जो रिफाइनरीज जो तुम्हारा पहले जो थे ऑयल के सामने में, वहाँ पे पेट्रोलियम प्राइस का दाम बहुत बढ़ जाता था। क्यों? एक भी स्ट्राइक हुआ, खत्म एरिया।
अभी यदि दिग्बॉय में स्ट्राइक हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जबकि ऑयल वहीं से ला रहे हैं, पाइपलाइन से अपना आराम से आ रहा है। अभी मान लो कि दिग्बॉय के बगल में ही रिफाइनर्स रहता और वहाँ पे कोई सिविल वार हो जाता लेट्स से, तो पूरा इंडिया को फर्क पड़ता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो लैक ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी लैक हो गया, क्योंकि अब उतना यूज़ नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द वार लाइक सिचुएशन। लैक ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्किल, अब बढ़ नहीं पा रहा है तेजी से, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा तबाही हो गया। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल, इसके मैसेज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वहाँ पे, वो अपना चीज़ पॉलिटिकली सेकेगा रोटी उस पर कि हमारा ही जनता को मिलना चाहिए, या हमारा ही जनता को मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट आता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का एफिशिएंसी ख़राब कर देता है। बात समझते जाओ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये है, जो मतलब जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि मार्केट बेस्ड होना ज़्यादा बेटर है रिफाइनरी। एक्सपीरियंस ये कहता है। तो देखो एक बेस्ट एग्जांपल देखो सूडान का, जो यहाँ पे मैप में भी दिया गया है, देख लो तुम लोग कि सिविल वार भी हो गया और इतनी स्ट्राइप्स भी हो गया। देखो ऑयल इज ऑलवेज अ पॉलिटिकली प्रोवोकिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि उसमें है पैसा इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है, बहुत तरह का बात है, तो हमेशा एक पॉलिटिकल। अभी देखो ना सरकार ने कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, अब मैं जाना नहीं चाहता हूँ उस डिटेल में, मैं सोच लो तुम लोग, समझ रहे हो ना, सत्ता गिर जाता है यार। तो वही बोला कि ऑयल हमेशा पॉलिटिकली टॉपिक रहता है, पॉलिटिकल टॉपिक रहता है, ठीक है, विच क्वाइट लिटरली फ्यूल्ड मैनी उसका सिविल वार बड़े बड़े खतरनाक एथनिक क्लास हो सकते हैं, एथनिक क्लासेस हो सकते हैं कंट्री में, बॉर्डर में। अब बेस्ट एग्जांपल सूडान है तुम्हारा, सूडान का एग्जांपल मैं दे चुका हूँ तुम लोग को। देखो मोस्ट ऑफ द सूडान का जो ऑयल रिजर्व था वो साउथ सूडान में था। अभी बोलोगे साउथ, उस समय साउथ पूरा एज अ होल सूडान, साउथ सूडान, अभी तो एक कंट्री ही बन गया हो। बट मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज और शिपिंग फैसिलिटी तुम्हारा नॉर्दर्न सूडान में था, जो कि रेड सी में क्रॉस नियर बाई है। तो बोथ बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल रीजन कि हम आराम से रेड सी को वहाँ एसेस कर सकते हैं, और पॉलिटिकल रीजन की भाई नॉर्दर्न ट्राइब्स को ज़्यादा जॉब मिल जाएगा, तो खुन्नस तो बढ़ेगा नहीं कि हमारा ऑयल खा के नॉर्दर्न में देता है और पूरा कंट्री को रूल कर रहा है। बगावत, फुल बगावत हो गया दो कंट्री। तो सबसे लेटेस्ट बना हुआ कंट्री, सॉरी मैंने 2014-15 गलत बोल दिया, 2011 का, आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल 11 आई एम सॉरी फॉर डैट, ठीक है। देखो एंड दिस मैनी अदर फैक्टर्स हैड फ्यूल्ड एंगर अमंग द साउथ सूडान। इसको और भी बहुत सारे फैक्टर थे, पहले से सरकार से खुश नहीं था, नॉर्थ साउथ डिवाइड समझो ना, ठीक है। डैट नॉर्थ बिकम प्रॉस्परस हो रहा है, और साउथ सूडान के कॉस्ट पे, साउथ सूडान का रिसोर्सेस है उसका यूज़ करके नॉर्थ वाला खूब झूम रहा है, नाच रहा है, हो गया फिर। एंड उसके बाद जो शेयर मिलना चाहिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर में साउथ सूडान वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा, तो उसका ही रिजर्व खा रहा है, जैसे बलूचिस्तान के साथ होता है। हर समय पता है तुमको बलूचिस्तान के साथ इशू क्या है। तो बहुत लंबा डे चला है एथनिक क्लास। और देखो फाइनली जो सबसे लेटेस्ट जो कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ वो 2011 में, जब तुम लोग था ही, तुम हनी सिंह का गाना सुन ही रहा था उस समय में। तो देखो हाँ 2011 हनी सिंह का एरा है उस समय। हमको नहीं लगता कि हनी सिंह इतना कोई पॉपुलर हुआ होगा सिंगर इंडिया में, यूथ में नहीं, बच्चे लोग में। इतना छोटा बच्चा लोग हाथ ऐसे करके यो हनी सिंह। 2011 और 12 का जो भारत का दौर था वो हनी सिंह का ही दौर था म्यूजिक में। देखते थे हमारे चंगड़ा लोग, छोटे छोटे बच्चा लोग हाथ हिला रहा है ऐसे करके, यो हनी सिंह बोल रहा है। हमारा टीचर लोग पूरा डांस कर रहा है हनी सिंह के गाना पे, और हम भी कर दिए। हाँ क्या हुआ? हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी, वही बहुत फेमस हुआ था, हम लोग डांस किए थे उस पर, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि ये 2011 है बाबू, ये सब मेरा कॉलेज का बहुत फेवरेट डेज सब में आता है, इसलिए हमको अच्छे से याद है। देखो बट साउथ सूडान इज अ लैंड लॉक कंट्री। अब मगर देखो हुआ क्या, अब अलग तो हो गए मगर लैंड लॉक्ड है, अभी भी नॉर्थ सूडान पे ही, यानी कि अभी भी सॉवरेन सूडान पे ही डिपेंड होना होता है, क्योंकि वहाँ से रहेगा वहाँ, यदि वो बोले कि हम नहीं लेंगे तो हो गया बात खत्म, लड़ झगड़ के अलग कंट्री बनने में फायदा कुछ नहीं है। देखो वही बोल रहा है कि बट साउथ सूडान इज अ लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक है, फंस गया वो, एंड ओनली पाइपलाइन टू द बस, वो तुम्हारा नॉर्थ सूडान से ही चलता है अभी भी, देखो वो पहले से इस्टेब्लिशमेंट है उसका। तो देखो 10 साउथ सूडान ऑयल रिजर्व्स आर यूजलेस, नॉर्थ का कॉपरेशन ना हो, यानी कि सूडान का कॉपरेशन ना हो तो साउथ सूडान बेकार हो जाएगा। क्या हुआ लड़ने का झगड़ने का? तो विच हैज़ क्रिएटेड फर्दर एक्रोमनी इन द बायलैटरल, इससे कभी कभी बायलैटरल टॉक्स में और बाबू 20 आ जाता है, यानी कि नेगेटिव चीज़ आ जाता है। क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि पूरा डिपेंड हो गया ना उस पर, जगह ही बन गया इससे।
तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट में अराइज टू ओइंग टू डेवलपमेंट इश्यूज। अब देखो यहाँ समझोगे बरौनी रिफाइनरी का भी आएगा कॉन्सेप्ट। तो दूसरा क्या है, देखो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। तो यहाँ पे हम बता दिए कि देखो नेगेटिव इम्प्लीकेशन दूर रहा, तो नेगेटिव पे चल रहा था, पॉजिटिव पे तो हमने बात कर दिया, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बात कर दिया, ग्रोथ पुल बात कर दिया। एक प्रॉब्लम हमने सिविल वार जाने। दूसरा इंटर स्टेट में भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है, हो सकते हैं डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर। जैसे एग्जांपल देखो इसमें दिया गया है, देखो मैप दिया गया है ना तुम लोग को, बरौनी रिफाइनरी और तुम्हारा नहर कटिया ऑयल फील्ड है। देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट मेजर जो डिस्कवरी हुआ था ऑयल फील्ड का जानते हो, आसाम में हुआ, दिग्बॉय में, अभी जस्ट बोले थे, ONGC वहाँ बना। इंडस्ट्रीज का ओपिनियन ये था कि रिफाइनरी इसका जो ऑयल प्रोसेसिंग कलकत्ता में हो ताकि उसको आराम से बेचा जा सके, ठीक है, बिकॉज देन द रिफाइनरी कुड सेल द प्रोडक्ट्स इन एंड अराउंड कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश एरा से बहुत बड़ा मार्केट रहा है। मगर आसमीज लीडर्स वांटेड द रिफाइनरी टू बी सेट विद इन देयर स्टेट, वो चाहते थे अपने स्टेट में ताकि जॉब और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके और उसको पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सके। हमने इतना जॉब दिया है भाई, सत्ता में ला दो उसको फिर से। समझ रहे हो बात को। तो अब देखो क्या हुआ। हाउएवर देखो, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नो, बरौनी में बनेगा, बरौनी में बनेगा। अब समझो, तो बरौनी में बनेगा तो इसका भी पॉलिटिकल रीजन होगा। कोई बिना पॉलिटिकल रीजन का कोई चीज़ बड़ा नहीं बना है धरती पे। कोई भी धरती पे कोई चीज़ बड़ा बनता है तो पॉलिटिकल रीजन से ही बनता है, ये भी जान लेना। आज बुद्धा से लेके, महावीरा से लेके, नेपोलियन से लेके अब्दुल कलाम को कौन जानता है यदि प्रेसिडेंट नहीं होते तो। यदि आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, महाराष्ट्रन पॉलिटिक्स। बढ़िया से बैठ के देखेगा तो बाबू रग रग में है पॉलिटिक्स, और उसके लिए तुमको आँख खोल के देखना होगा ना। अब बोर हो जाएगा पॉलिटिक्स तो हमारा कुछ नहीं ले रहा है तुम लोग। बात समझ में आया ना। तो देखो यहाँ भी पॉलिटिक्स हुआ, इसलिए पॉलिटिक्स का बात की, वहाँ समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। देखो फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन के लिए आसाम में रिफाइनरी खोलना अनसेफ था, क्योंकि हो सकता था चाइना और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से अटैक हो सकता था वहाँ पे। चाइना हमेशा वल्नरेबल है हमारे लिए, और आसाम का एरिया बहुत जल्दी एक्सेस कर लेगा ईस्ट पाकिस्तान। स्ट्रेटेजी के टर्म पे वहाँ पे करना, और ये 50 और 60 का दशक है जहाँ पे बांग्लादेश अभी लिबरेट नहीं हुआ है। फर्स्ट बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन। दूसरा देखो बरौनी रिफाइनरी का फायदा क्या है। देखो बरौनी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अप कंट्री रीजन, लाइक यानी कि जो हमारा कंट्री का रीजन है, यानी कि हमारा जो बड़ा जैसे पटना, नागपुर, अमृतसर लैंड है ना, उड़ा दो। देखो पहाड़ी इलाका में 100 किलोमीटर पार करना भी 4 घंटा 5 घंटा का यात्रा होता है, यहाँ पे 100 किलोमीटर पार करना 1 घंटा का यात्रा, उड़ा दो। और पाइपलाइन भी सेट करना, उड़ा दो। भले ही हमको डिस्टेंस बहुत दिखता है, वहाँ बहुत जल्दी कनेक्टिविटी हो जाता है। यस, कि जो हमारा पटना, नागपुर, अमृतसर से आराम से हो जाएगा फास्टर ट्रांसपोर्टेशन दैन द प्रोडक्ट्स अराइविंग फ्रॉम अदर पोर्ट्स लाइक बम्बई। बम्बई से जाएगा वहाँ, इससे बढ़िया यहाँ लैंड से कनेक्ट कर दो। बम्बई पोर्ट से आएगा उस तरह, इससे बढ़िया लैंड से कनेक्ट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि बरौनी भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर थिंग्स, पाइपलाइंस। दिस वुड ऑल्सो फोर्स मैनी पोर्ट रिफाइनरीज टू कट देयर। इससे क्या हुआ कि भाई ठीक है बम्बई का नहीं आया तो कोई बात नहीं, बरौनी रिफाइनरी का आ जाएगा, कंपटीशन है। जब कंपटीशन आ जाएगा तो बाबू सब फेयर प्राइस पे चलेगा बात, क्योंकि ये इसका जो होगा लॉन्गिविटी होगा, जो तुम्हारा स्टेबिलिटी होगा बहुत तगड़ा होगा इसका, तो कोई मोनोपोली नहीं कर सकता ऑयल रिफाइनिंग पे। समझ रहे हो ना बात को। तो वही बोला जाएगा कि दिस वुड ऑल्सो फोर्स मैनी पोर्ट रिफाइनर, जो पोर्ट रिफाइनर्स है जो बोलेगा कि हम बाहर से मंगवाए इतना इतना पैसा दो, इंटरनेशनल मार्केट इतना लगता है, तो बोला नहीं रहे आराम से हो जाएगा, तो हम तो दे ही रहे तुमको। तो मोनोपोली जो पोर्ट लेड वाला जो रिफाइनर्स है, यानी कि पोर्ट लेड वाला रिफाइनर्स है या फिर पोर्ट लेड वाला जो इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, उसका जो मोनोपोली वो तोड़ सके, सिंपल। अकॉर्डिंग सम क्रिटिक्स ये कहते हैं, आप देखो पॉलिटिक्स घुसेगा कि कांग्रेस का इनर पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो फेवर करवाया कि नहीं बिहार में जॉब होना चाहिए, क्योंकि जानते हो 50 और 60 का जो दशक है कांग्रेस का सरकार है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे।
श्री कृष्ण सिंह कौन थे? कांग्रेस से थे। वही श्री कृष्ण जिन्होंने गढ़पुरा में सल्ट सत्याग्रह किया। तो बुझने तो आया ना कि जो इनर पॉलिटिक्स था बिहार का, बिहार से लेके थी ज़्यादा था कि जॉब यहाँ के लिए थे एज कम्पेयर टू आसाम। बात देखो आसाम में 50 और 60 के दशक में अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नेहरू जी आए और बोले कोई बात नहीं, 2 रिफाइनरी सेट कर देंगे, जाओ। आना पड़ा इनको। वन एट द नूनमती नियर गुवाहाटी, नूनमती जगह का नाम है गुवाहाटी, वहाँ पे एक होगा आपका रिफाइनरी, और एक बरौनी में होगा, और ये सब PSU होगा। जाके देख लो बरौनी रिफाइनरी में नेहरू जी का वर्ड्स लगा होगा, वहाँ पे लिखा होगा नेहरू जी का, नेहरू जी कैसे एड्रेस किए थे PSU को, है वहाँ पे, हमने देखा। समझा बात को? तो ये है कि बरौनी रिफाइनरी नेहरू जी बनाए हैं, और वो भी किस तरह तुम्हारा रहा है, ठीक है। कांग्रेस के टाइम ही जो बना इंडस्ट्री, उसके बाद कुछ नहीं बना इंडस्ट्री, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, देखते जाओ। हाउएवर देखो अभी भी क्या हुआ, हाउएवर ओवर द ईयर्स बोथ लोकेशन हैव प्रूव टू बी अनसुइटेबल। आने वाले समय में पता चला कि ये जो बनाया गया अनसुइटेबल है वो जगह, दोनों ही, चाहे नूनमती हो गुवाहाटी का और चाहे बरौनी हो। तो कैसे, क्या रीजन है? वही एक ब्रह्मपुत्र के बेसिन पे है, गंगा के बेसिन पे है, तो इन्वायरमेंट को बहुत इन्वायरमेंट में गंद मचा दिया। देखो नूनमती रिफाइनरी वो आपके ब्रह्मपुत्र पे है, वहाँ से पानी लाता है अपने रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए, अपने टाउनशिप के लिए। टाउनशिप होगा ही होगा। कल हमको फ़ोन पे कोई पूछ रहा था कि टाउनशिप का मीनिंग क्या होता है, तो बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, समझे। बट द सिल्टिंग इन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा में सिल्टिंग का होता है ना, ऊपर से सिल्ट आ जाता है ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, सिल्टिंग प्रॉब्लम बताए थे पहले। मगर जो सिल्टिंग इन ब्रह्मपुत्र है, इससे वाटर क्राइसिस हो जाता है, फोर्सेज दिस रिफाइनरी टू पार्सल। इसलिए जब सिल्टिंग वाला प्रॉब्लम होता है तो पानी आ नहीं पाता है, इसमें डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तो कभी कभी बीच बीच में बंद करना पड़ता है इस रिफाइनरी को, नूनमती वाला को। तो फोर्सेज दिस रिफाइनरी टू पार्सली शट डाउन इट्स ऑपरेशन एंड बेगिंग ड्रेजिंग एंड डिसिल्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। फिर डिसिल्टिंग वाला ऑपरेशन किया जाता है, तब जाकर फिर वाटर रिसोर्सेज लिए जाते हैं। सिल्टिंग मतलब क्या, सिल्ट आके बहुत जमा हो गया, तो बेसिन्स का जो डेप्थ है वो कम होते चला गया, और पानी का एबिलिटी कम हो गया, हाँ सिल्ट हो। 10 इट जनरेट्स लेस देन ऑप्टिमल प्रॉफिट, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं दे पाया। जैसे तुम लोग का मेहनत करने का 15 घंटा है लेट से, तुम ऑप्टिमल नहीं दे पाया अपना रिजल्ट। इसका ऑप्टिमल रिजल्ट था इतना मेगावाट दे सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिल्टिंग फैक्टर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं हो पाया। फिर उसको सिल्टिंग, फिर उसको डिसिल्टिंग करना होगा, उसके लिए टाइम लगता है, तो टेम्प्रेरी आपको शट डाउन करने होंगे। दूसरा देखो बरौनी रिफाइनरी को, वही तो मैं बोल रहा था, उसको टेम्परेली बोला गया था कि आप क्लोज डाउन कर दो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। वही कंटामिनेशन हो रहा है गंगा रिवर में, यहाँ का अफ्लुएंट निकल रहा है, वही यूट्रोफिकेशन सब देखते जाओ। तो लास्ट है इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, उसी से तुम लिंक कर सकते हो कि रिफाइनरीज ट्रांसपोर्ट द कूल भाया पाइपलाइंस, पाइपलाइन से जाता है, जानते हो है ना। क्रूड ऑयल तुम्हारा जो रिफाइनरीज ट्रांसपोर्ट द क्रूड ऑयल भाया पाइपलाइंस, और इसके वजह से ऑयल स्पिलेज प्रॉब्लम हमेशा रहता ही है कि ऑयल खुल गया इधर पानी में या रोड में या जंगल में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रिफाइनरी जानते हो हार्मफुल गैसेस होता है, सॉक्स एंड नॉक्स की कहानी जानते ही हो, ग्रीन हाउस गैसेस का बात समझते ही हो तुम लोग सब। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझता है कि ये बहुत बड़ा तुम्हारा टारगेट है, समझे, बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है। कंसीडर देम एज अ हाई वैल्यू टारगेट, देयरफॉर रिफाइनरी जो क्लोजर है मार्केट का, वो थ्रेट भी है इन्वायरमेंट के लिए भी, इन्वायरमेंट और उसके ह्यूमन हैबिटेट्स के लिए भी। हो सकता है वहाँ पे आदमी ज़्यादा मरेगा, टेररिस्ट लोग तो वहीं पे आक्रमण करना चाहेगा जहाँ घना आबादी हो, इसलिए मुंबई अटैक हुआ है हमारा। कहाँ दूसरी जगह कम पॉपुलेशन, वहाँ कहाँ अटैक हुआ? मुंबई अटैक इसलिए कि ज़्यादा आबादी मार सके। एग्जाम्पल देखो, मथुरा रिफाइनरी थ्रेट है ताजमहल के लिए, हो सकता है ताजमहल को उड़ाने के लिए आया, वहाँ पे कुछ कर दे, ताजमहल को फर्क पड़ जाए, हाँ समझे। आप जानते हो कि मथुरा रिफाइनरी की वजह से जो निकलता है नॉक्स एंड सॉक्स, इसका मार्बल का जो कलर है उसका भी चेंजिंग हुआ है, बिल्कुल। बरौनी रिफाइनरी भी थ्रेट है रिवर गंगा के लिए। तो समझ में आ ही गया है तुम लोग को आज के टॉपिक क्या बताए हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे वी हैव कवर्ड। इसमें जाने कि क्या होता है ऑयल प्रोसेसिंग, है ना, ऑयल रिफाइनरी, क्या ऑयल्स होते हैं, दिग्बॉय क्या है, गुवाहाटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे, किस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी प्रभावित करता है ऑयल से, कितना इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन।